भारत की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था पर भारत के लोगों का भरोसा नहीं रहा है। अब भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग की तरह सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है? ये सवाल मैं नहीं, ममता बनर्जी पूछ रही हैं। इसके अलावा जैसे ही बंगाल चुनाव कंप्लीट हुआ, एसआईआर मामले से सीजेआई ने अपने आप को दूर कर लिया और इस्तीफा दे दिया। विजय के विधायकों ने चेतावनी दे दी है, अगर डीएमके और एआईडीएमके को बुलाकर गवर्नर ने सरकार बनाने की पेशकश की तो फिर टीवी के पार्टी के विधायक इस्तीफा दे देंगे। क्या तमिलनाडु में बीजेपी गवर्नर के जरिए ऑपरेशन लोटस कर रही है? क्या तमिलनाडु के गवर्नर बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। तमिलनाडु में विजय को सीएम ना बनने दें, इसलिए डीएमके और एआईडीएमके बीजेपी मिलकर खेल कर रहे हैं। तमिलनाडु में ऑपरेशन लोटस किया जा चुका है और विजय थलापति की पार्टी जो 108 विधायक जीत कर आई है, जिसके पास 5 कांग्रेस के विधायकों का समर्थन है, उसको रोकने के लिए दो पुराने जो दुश्मन है डीएमके और एआईडीएमके वो एक हो गए हैं। यानी कि गवर्नर तो विजय थलापति को सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी सरकार बनाने के लिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो विपक्षी हैं, जो दुश्मन हैं, वो विजय को रोकने के लिए, विजय सीएम ना बन जाएं, उसको रोकने के लिए एक हो गए। ऐसे में विजय की पार्टी के विधायकों ने, टीवीके की पार्टी के विधायकों ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि अगर गवर्नर डीएमके और एआईडीएमके को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं और उनके साथ में वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, पीएमएम, आईयूएमएल, ये सारी पार्टियां मिलकर जाती हैं, तो फिर विजय की पार्टी के जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे देंगे। 108 विधायक जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे और जब ये 108 विधायक इस्तीफा देंगे, वो उस मैंडेट को स्वीकार नहीं करेंगे जो एआईडीएमके डीएमके गठबंधन में सरकार बनाकर लेंगे। आपको पता है कि विजय तमिलनाडु में चुनाव जीत चुके हैं। टीवी के पार्टी जो है वो 108 सीटें जीत कर आई है। 2 बार वो गवर्नर के पास जा चुके हैं सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन लेकर, और जो गवर्नर हैं उन्होंने दोनों बार विजय को वापस लौटा दिया, ये कहते हुए कि आप 118 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर आइए। मतलब गवर्नर जो हैं वो विजय को सरकार बनाने नहीं दे रहे हैं, वो गवर्नर हाउस में ही 118 विधायकों का समर्थन पत्र मांग रहे हैं। मतलब होता ऐसे है कि सबसे पहले गवर्नर जो है वो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाता है, उसको कहता है कि आपके पास अगर बहुमत है तो आप शपथ लीजिए और फ्लोर पर जाकर, विधानसभा में जाकर उस बहुमत को साबित कीजिए। लेकिन यहां पर 2 बार विजय जा चुके हैं, दोनों बार उनको गवर्नर ने वहां से हटा दिया है, और जिसको लेकर अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील जो हैं वो गवर्नर्स को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो गवर्नर हैं बीजेपी के कहने पर राज्यों में काम कर रहे हैं और वहां पर अगर बीजेपी की सरकार बननी होगी तो बीजेपी के हिसाब से काम करेंगे और दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। विजय थलापति के मामले में कानून बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सुबह 4 बजे शपथ दिलवा दी थी। सुबह 4 बजे शपथ दिलवा दी थी देवेंद्र फडणवीस को, बहुमत ना होते हुए भी। और जो टीवी के पार्टी है वो कह रही है बार बार कि हम विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे, हम विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे, और ऐसे में उनको एक तरीके से सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो वहीं दूसरी ओर खबर यह है कि डीएमके, एआईडीएमके और बाकी सब विपक्षी दल मिलकर सरकार बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है, एआईडीएमके, डीएमके सब मिलकर सरकार बनाते, विपक्ष की अगर सरकार बनती है, तो फिर विजय थलापति के विधायकों ने कहा है कि हम 108 के 108 विधायक इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, ये किस तरीके की का तंत्र है भारत में? खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों को
रिजॉर्ट में रखना, अपने विधायकों को पैसा लेकर खरीदना, विधायकों को दूसरों के साथ ना जाने देना। क्योंकि बड़ी बात यह भी है कि एआईडीएमके के एक विधायकों का तबका विजय थलापति के साथ जाना चाहता है, जिनको रोकने के लिए उनको एआईडीएमके ने पुडुचेरी के रिजॉर्ट में रखा हुआ है। मतलब लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करके रख दिया गया है इस देश में। जिस पार्टी को तमिलनाडु के लोगों ने सबसे बड़ा मैंडेट दिया है, उसको सरकार ना गवर्नर बनाने दे रहे हैं और ना ही विपक्षी दल बनाने दे रहे हैं। दोस्तों, एसआईआर बंगाल चुनाव से पहले और बंगाल चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली प्रक्रिया एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। एसआईआर मामले से जुड़े एक पूर्व सीजीआई ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व सीजीआई टीएस शिवगामन ने एसआईआर ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है जो एकदम से बंगाल चुनाव के बाद आ रही है। एसआईआर का बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है बंगाल में ममता बनर्जी की हार का। बताया जा रहा है कि एसआईआर ही वो राम बाण था जिससे बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी को हरा पाई। अब ऐसे में एक ऐसे चीफ जस्टिस जिनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर चुनाव आयोग ने ट्रिब्यूनल्स में सुनवाई करने के लिए लगाया था, बंगाल चुनाव के बाद उस सीजीआई का अपने पद से इस्तीफा दे देना, कई भयंकर सवाल जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई पर, एसआईआर पर, चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर उठाता है। वो भी जब जब विपक्ष खुलकर कह रहा है कि वो बंगाल के चुनावी नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी में बंगाल ने चुनाव आयोग के जरिए बहुत बड़ी धांधली की है और एसआईआर में बड़ी संख्या में लोगों का वोट काटा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बंगाल में एसआईआर में 90 लाख लोगों का वोट काटा गया। 60 लाख लोगों ने अपील की, 30 लाख लोगों के नाम ट्रिब्यूनल्स में गए और 27 लाख लोगों पर सुनवाई चल रही थी। मतलब ये मान के चलिए कि जिन 27 लाख लोगों के नाम पर सुनवाई चल रही है ट्रिब्यूनल्स में, उनका नाम लॉजिकल डिस्पेरेंसीज में आता है। लॉजिकल डिस्पेरेंसीज मतलब यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, जिनका नाम गलत हो गया है, जिनके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, जिनका डेट ऑफ प्लेस गलत हो गया है। अब ये वो लोग थे जिनके वोटर आईडी कार्ड में, वोटर लिस्ट में बहुत सारी त्रुटियां थी, जिनको सुधारने के लिए, जिन पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स बनाए। इन ट्रिब्यूनल्स में हाई कोर्ट के पुराने जजों को बिठाया गया फैसला करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि 9 अप्रैल के आसपास सुप्रीम कोर्ट जो है एक फैसला लेकर आता है और जिन लोगों के नाम ट्रिब्यूनल्स में थे उन लोगों के नाम को, उन लोगों के वोटर लिस्ट को सीज कर देता है, यानी उन लोगों के वोटों को सीज कर देता है। लगभग 27 लाख वोट जो हैं वो बंगाल में सीज कर दिए जाते हैं और उनके मामले अब तक ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग पड़े हुए थे। ऐसे में बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिनके नाम ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग पड़े थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया और ट्रिब्यूनल्स में सुनवाई कर रहे थे जो पूर्व न्यायाधीश हैं और उनमें से टीएस शिवगामन जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के सीजीआई हैं वो एक थे। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठा कि जब ये लोग वोट देने के एलिजिबल है, सिर्फ लॉजिकल डिस्पेरेंसीज है, तो इन लोगों को वोट डालने से वंचित क्यों रखा जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 अप्रैल वाले वोटिंग फेज में ट्रिब्यूनल्स जिन लोगों को 23 अप्रैल वाले वोटिंग फेज में ट्रिब्यूनल जिन लोगों को 21 अप्रैल तक अलाउ कर देगा उनको वोट दिलवा देंगे। 29 अप्रैल में कहा, मतलब नाम चारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ट्रिब्यूनल्स ने मात्र 1600 लोगों के नाम परमिट किए। मतलब 27 लाख वोटर्स का खेल चल रहा था ट्रिब्यूनल्स में और सिर्फ जो नाम परमिट किए ट्रिब्यूनल्स ने वो सिर्फ 1600। मतलब आप एक बात समझिए, 90 लाख वोट काटे गए, 60 लाख लोगों ने अपील की, 33 लाख लोगों का केस ट्रिब्यूनल्स में पहुंचा, ट्रिब्यूनल्स में 27 लाख लोगों पर सुनवाई चल रही थी। ये वो लोग थे जिनका वोट बंगाल में था, बस नाम की गलती, डेट ऑफ बर्थ की गलती की वजह से इनके नाम काट दिए गए। और उसके बाद जब
चुनाव आयोग ने इन लोगों के वोटर को सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया, कहा कि आप लोग वोट डाल ही नहीं सकते। और उसके बाद जब विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, इसका विरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम मानते हैं कि आप एक काम कीजिए कि वोटिंग से 2 दिन पहले तक जितने वोटर्स ट्रिब्यूनल अलाउ कर देगा उनको वोट डलवा देंगे। और आपको पता है ट्रिब्यूनल्स कितने वोटर को अलाउ करता है? मात्र 1638 वोटर को। दोस्तों आप समझिए कि किस तरीके से बंगाल चुनाव में एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में वोट काटा गया। और अब तो सबूत भी सामने आ गए हैं। टीएमसी को, बीजेपी को टीएमसी से लगभग 32 लाख वोट ज्यादा मिला है। 30 लाख वोट ट्रिब्यूनल से पूरी तरीके से लॉजिकल डिस्पेरेंसी से काट दिए गए। 27 लाख वोटर्स के नाम बाहर कर दिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि एक एक सीट पर 30-30 हजार वोटों का खेला किया गया है। और ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में 176 सीटों पर घोटाले कर चुनाव जीते। ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। तो बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव को लेकर ये सारी चीजें, सारा खेला किया जा रहा है, वो अपने आप में साफ दर्शाता है कि बंगाल चुनाव को पूरी तरीके से रिग किया गया है। अब ममता बनर्जी कह रही है कि वो बंगाल चुनाव के खिलाफ, जो बंगाल चुनाव के नतीजे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाएंगी। मतलब अब भारत के चुनाव का एक मुद्दा जो है वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाएगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जब भारत का मुद्दा जाएगा तो क्या भारत की बेइज्जती नहीं होगी, भारत की न्याय व्यवस्था की? और दुनिया में जो भारत की न्याय व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जजेस हैं, जो कि जिस तरीके से चुनाव के बाद इस्तीफा दे रहे हैं ट्रिब्यूनल से, क्या उस पर सवाल नहीं उठेंगे कि भारत में क्या लोकतंत्र है या नहीं? भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। और ऐसे में अगर भारत के न्यायिक व्यवस्था पर, सुप्रीम कोर्ट पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे तो क्या होगा? चुनाव आयोग पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन दोस्तों बड़ी चीज ये है कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, विपक्ष की सुनने तक को तैयार नहीं है। ईवीएम पर सवाल उठाया गया, एसआईआर पर सवाल उठाया गया, वोटर लिस्ट पर सवाल उठाया गया, लेकिन देखकर सब ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने सब मिलजुल कर वहां पर यह करवाया। अब बड़ी चीज तो यह बची है कि विपक्ष को अब अगर चुनावी धांधली से बचना है, और वो कहता है कि चुनावी धांधली हो रही है और वो सच है, तो विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार करना होगा। भारत में के विपक्ष को अगर चुनाव का बहिष्कार विपक्ष करता है तभी भारत में चुनाव जो हैं वो सही तरीके से हो सकते हैं, वरना भारत में कभी भी चुनाव सही तरीके से नहीं होंगे। भारत के विपक्ष को चुनाव और ईवीएम का बहिष्कार करना ही करना होगा, तब तक चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं मानेंगे। इन दोनों खबर को लेकर आपकी क्या राय, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।